पड़ता है ना। तू रहने दे भाई, तेरे को जॉब पे दूंगा, टाइम पे आएगा तो मिलेगा जॉब। पेंटिंग हाँ फेल होते हैं बच्चे, इसे इसे फिजिकल ले लो। जस्सी को भैया कौन बोलता है? इसको बताऊंगा शाम को, कल क्लास होगी उसकी, आज नहीं है उसकी क्लास, कल वो मैथ्स का स्टूडेंट है। तो पहले पॉज एंड पॉन्डर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी? यू मे हैव नोटिस दैट फाइबर्स ऑफ कोकोनट हस्क आर हार्ड एंड ब्रिटल। सबसे पहले याद करके बताओ कोकोनट हस्क कौन सा टिश्यू है? डेड सेल वाला टिश्यू कौन सा था इनमें से? कोकोनट हस्क हमेशा आता है स्क्लेरेन्काइमा के अंदर, एक ही जगह आएगा, पूरे चैप्टर में एक ही जगह पे है, ठीक है, डेड टिश्यू में। तो बोला गया है whereas leaf stalks of coriander, coriander क्या होता है? are soft and flexible, उसकी लीव्स तो पतली होती है, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट कितनी होती है, खा सकते हो, च्यू कर सकते हो आप, बट कोकोनट हस्क कितना हार्ड होता है, उसको आप इजीली बाइट नहीं कर सकते। फाइंड आउट द रीजन। तो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें से कौन दे रहा था? कोलेनकाइमा। और रिजिडिटी कौन दे रहा है? ये वाला। तो आपके उसमें आंसर लिखा हुआ है, मैं रीड कर देता हूं। कोकोनट हस्क फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज डाल दी कि थिक सेल वॉल्स वगैरह है, डेड सेल्स हैं, हार्ड है। कोरिएंडर लीफ स्टॉक्स आर मेड ऑफ कोलेनकाइमा हुज सेल्स आर अनइवनली थिकन्ड ड्यू टू पेक्टिन। मतलब क्या करना है, पॉज एंड बॉन्डर में कोकोनट के अंदर आंसर लिखोगे स्क्लेरेन्काइमा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिख देनी है। कोरिएंडर लीव्स में क्या लिखना है? कोलेनकाइमा, उसकी प्रॉपर्टीज लिख देनी है। सिंपल सा आंसर है, हो जाएगा। तो यहां से लर्न नहीं करना, यहां से सिर्फ देखना है कि इसका आंसर क्या है। बुक में लिख लो, कोकोनट के नीचे लिख दो स्क्लेरेन्काइमा, उसके नीचे लिख दो कोलेनकाइमा, बस इतना लिख दोगे। और उसकी प्रॉपर्टीज को आपको लर्न तो करी होंगी, वही टेप देना है, ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिख के लिख दोगे, हो जाएगा काम। हाँ बस ये क्वेश्चंस करा दूं। ये अगले क्वेश्चन का आंसर शायद नोट्स में है, पढ़ो। पॉज एंड बॉन्डर 2। वाई डू यू थिंक, क्या क्वेश्चन है जी? वाई डू plant living in desert but disadvantageous for plant living underwater। ये डेजर्ट के लिए लिख दिया मैंने आउटर सरफेस, और यहाँ भी लिख दिया डेजर्ट के लिए वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो ये आपका ये डेजर्ट वाला यहाँ पे, मतलब नोट्स के अंदर आंसर है। जो आंसर नोट्स में वो आर्यन से लर्न करने की जरूरत नहीं है, या अपनी लैंग्वेज में लिख देना। क्यूटिकल थिक वैक्सी कोटिंग होती है जो एक्सेस वाटर लॉस को क्या करता है? बचाता है। तो डेजर्ट में हमको एक्सेस वाटर लॉस बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है, उसको बचाएगा। लेकिन अंडर वाटर प्लांट्स में पानी के अंदर ही है ना, तो वाटर लॉस तो हमको चाहिए क्योंकि एक्सेस वाटर उसके अंदर आ चुका है, इसलिए वहां पे इसकी जरूरत हमको नहीं होती। बस ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वंस वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स इट हैज टू ट्रेवल अगेंस्ट ऑस्मोसिस से जाइलम के थ्रू। हाउ डू द डेड सेल्स ऑफ जाइलम वर्क टुगेदर विद द लिविंग सेल्स ऑफ द लीव्स एट द टॉप टू कीप द वाटर मूविंग? इसका आंसर है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल लीव से होती है कि रूट से होती है? ट्रांसपिरेशन कहां से स्टार्ट होती है? तो क्वेश्चन पढ़ा है आपने? क्वेश्चन कह रहा है जाइलम के डेड सेल्स लीव्स के ऊपर, लीव्स है, जाइलम का है नीचे, जाइलम के नीचे रूट्स के डेड सेल ऊपर के लीव्स के लिविंग सेल से कैसे मिलके ये ऑस्मोसिस कराते हैं? तो आंसर सिंपल से है, मिलके कैसे काम करते हैं कि लीव्स में होती है वाटर की इवेपोरेशन थ्रू मेटल पोर्स, तो वहां से डेवलप होता है एक सक्शन पुल जिसका नाम है ट्रांसपिरेशनल पुल। वो नीचे से पानी को सक्शन लेके ऊपर आता है और नीचे का पानी ऊपर ऊपर आता रहता है। तो अगर लीव्स ना हो तो क्या ट्रांसपिरेशनल पुल डेवलप होगा? नहीं। तो लीव्स की वजह से ही जाइलम काम कर पा रहा है। तो लीव्स के टिश्यूज एंड जाइलम टिश्यूज मिलके काम कर रहे हैं, तो जाइलम पानी ऊपर लेके जा पा रहा है।
ये इसमें भी आंसर है, ये इसमें भी आंसर है, कहीं से भी लर्न कर सकते हो। समझ आ गया आंसर क्या है? लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ देयर वर नो स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम्स ऑफ लीफ? स्टोमेटा क्या क्या काम करता है वही लिख दो। अगर स्टोमेटा नहीं होता तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, स्टोमेटा नहीं होता तो गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपीरेशन, यही आंसर है। स्टोमेटा क्या काम करता है? अब स्टोमेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, या ट्रिकी क्वेश्चन, स्टोमेटा नहीं हो तो क्या होगा? एक ही आंसर होगा, अलग आंसर होंगे। समझ के क्वेश्चन कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। किसी की इंपॉर्टेंस पूछनी है तो क्या क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट दिस थिंग? नहीं, इफ दिस थिंग इज नॉट प्रेजेंट देन व्हाट विल हैपन। तो वही बात है ना, वो उसकी इंपॉर्टेंस तो लिखनी है। कुछ अलग क्वेश्चन थोड़ी आ गया। कहाँ ध्यान है बाबू, क्या करी जा रहा है? केड़े अपने करके बैठ गया तू? हाँ, ये पढ़ना भाई, रिप्रोडक्शन लेके बैठा हुआ, नहीं क्या कर रहा है, फोटो देख रहा है वहां पे। अभी टाइम में पढ़ा दूंगा ना, अभी तो टाइम है उसको। मेरे को पता है 10वीं का चैप्टर 9th में आ गया, तुम लोग इतने मैच्योर तो हो नहीं, पर अभी तो मत देखना तू। अभी कह रहा था ग्रेगोरियस में वॉशरूम में वो लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं। ये क्या बात है? वॉशरूम में कौन लगाता कैमरा? वॉशरूम में कैमरा कब से लगता है? इलीगल है भाई। कब से लगा हुआ है? तो कैसे बता दे? अच्छा, आज स्कूल में प्रिंसिपल और फादर घूम रहे थे, वो वॉशरूम में गए। अरे वो क्रिश्चियन, अरे भाई क्रिश्चियन स्कूल है ना। तो वो दोनों गए, उन्होंने कैमरा लिया, फादर हंसने लगे। प्रिंसिपल कहता अरे पागल, दोनों पागल है, कहते हैं हटा रहे कैमरे। हाँ, वो गलती से लगा दिए होंगे, मेरे को लग रहा है। सब जगह लगा रहे हैं, यहाँ भी लगा। वॉशरूम में कैमरा क्या देखना है वहां पे इन्होंने? क्लासरूम समझ के, और शीशे को स्क्रीन समझ ली होगी उन्होंने, है ना। बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, पता नहीं। लोग पटाखे वगैरह जलाते होंगे तुम्हारे स्कूल में, तभी लगाया होगा, या फूकते होंगे कुछ। कुछ भी हो, वॉशरूम होने लगता है कैमरा। अब तो हटाओ ना, तोड़ दो, खुद ही तोड़ दो, तार तोड़नी है और क्या करना है। तेरे को कैसे पता दिखता कुछ नहीं है? वो तो जो मॉनिटर बैठा होगा उसको बताओगा ना कुछ नहीं दिख रहा। पता नहीं किस किस की वायरल हो चुकी होंगी वीडियोस। है चलो जी, ये हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया। अब आप निकालो बैक एक्सरसाइज, उसके क्वेश्चंस करते हैं प्लांट टिश्यू के खाली। जाओ, ले जाओ, जल्दी जाओ, चलो जाओ, थ्रो कर दिया ना, भागो। बाय बाय। क्या डर लगता है? नहीं, आओ पापा लेके, कोई नहीं अंदर यहाँ पे। चलो 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 चलो, पापा ना आना। जाओ, ओरी मम्मा वो देख, ओरी जाओ, बाय। जाओ, मैं देख रहा हूँ, चलो जाओ, जल्दी जाओ। चल, रोते थोड़ी, आजा। नहीं पापा ना ले बेटा, मम्मा वॉशरूम है ना, आजा, ऐसे बैठ जा, कार्टून देख ले बैठ के, आजा बैठ तो देखो। आ रहा हूँ पानी पी के। चलो भाई, बैक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रैपिडली डिवाइड होते हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टीज अलाउ देम टू? तो आपको इसमें लिखना क्या होगा? ये एमसीक्यूज है। अच्छा, तो थर्ड पार्ट आंसर, थर्ड पार्ट क्या है? थिन वॉल्स, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है, जो भी होगा वो तो थर्ड पार्ट को टिक कर लो फिर,
बाकी आंसर्स ना ऑल इन वन अच्छे दिए हुए हैं, जो वहां बेकार होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी के अभी। आगे बताइए। If a plant is unable to transport food from leaves to roots, which tissue is malfunctioning? प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, तो ये ट्रांसलोकेशन की बात हो रही है कि ट्रांसपीरेशन की? सीधा बैठना, ऐसे क्यों बैठ रहा है, कमर खराब हो जाएगी तेरी। Translocation. विच टिश्यू इज माल फंक्शनिंग? Phloem. फ्लोएम नहीं होना चाहिए आंसर। Phloem. एपिडर्मिस क्यों? एपिडर्मिस के दो काम है ऊपर लिखे हुए हैं, CO2 O2 को अंदर बाहर और पानी को अंदर बाहर। यहाँ पे फूड की बात है। फूड कौन ट्रांसफर करता है, अभी कौन सा टिश्यू है? तो बस फ्लोएम गलत कर रहा है काम, ठीक है जी। प्लॉट अ ग्राफ, इसको ग्राफ बनाना है, बनाएंगे आप लोग क्या? क्वेश्चन कौन सी बुक में आंसर दे रखा है? If a plant is unable to transport food from leaves to roots, नहीं फ्लोएम है, मेरे पास भी आंसर फ्लोएम है। फ्लोएम है आंसर, फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट फूड, यहाँ पे फूड के बारे में एपिडर्मिस में कहाँ से आ गया? कुछ गड़बड़ है बैक में कि बीच में? अरे तो चुप रहे, मैं कुछ बात कर। Sir, epidermis यहाँ तो दी। बुक चेंज करो फिर, और क्या होगा? या फोटो कॉपी करो, कुछ करो, प्रिंट आउट निकालो ना, ऑनलाइन से निकल जाएगा। सर बुक के पीछे आंसर्स की में epidermis। वो बता तो चुके, 3 बच्चे अलग अलग, सब बताओगे क्या? बता तो दिया, फ्लोएम लिख लो उसकी जगह काट के, बुक में लिख लो फ्लोएम। एपिडर्मिस का मतलब ही नहीं बनता, वो गैसेस एक्सचेंज और उसके लिए काम आता है फ्लोएम का। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है प्लॉट अ ग्राफ। क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है अगला? तो मेरे में कैसे क्वेश्चन आ गया? कुछ और खुला हुआ है सर। ओए क्वेश्चन 7 क्या है? हाँ प्रोटोग्राफ। तो इसमें क्वेश्चन 2 के बाद 7 है सीधा, बाकी क्वेश्चन ही गायब है। सर मैं नहीं पढ़ रही। उसमें पेज गायब है, क्वेश्चन ही गायब है। बताओ बताओ, हाँ क्वेश्चन बताओ क्या है? बुक शेयर करो, अब यहाँ से देखते हैं। अब बेटा क्वेश्चन 3 से लेके 6 तक ऑल इन वन में आंसर नहीं है, मैं लिखवाऊंगा बस, ठीक है आज के लिए। हाँ बहुत है। हाँ? उल्टा काम नुकसान है। Why are the epithelial tissues that line an animals? ये तो एनिमल का आ गया ना, इसको छोड़ दो अभी। 4th क्वेश्चन भी एनिमल का ही है। अच्छा ठीक है, सही है, ये आंसर्स हैं। ये सिर्फ अभी प्लांट टिश्यू के आंसर्स मांग रहे हैं, इन्होंने चैप्टर अलग अलग कर दिए, प्लांट टिश्यू को उसको अलग कर दिया, हम गधे हैं। पढ़ो जी, क्वेश्चन 7 पढ़ो। अब तो डोमेन रेंज रह गया बस, एग्जांपल्स के ना मिसलेनियस के क्वेश्चन तो बाकी है ना अभी। हाँ भाई मनकीरत है, क्वेश्चन 7 पढ़। Draw a graph between the age of the tree in years on the x-axis and the diameter of the tree in centimeters. आपको क्या दिया है, एक्सेस पे क्या करना है? एज ऑफ ट्री ऑन एक्स एक्सिस एंड डायमीटर ऑफ द ट्री ऑन। जैसे जैसे एज बढ़ेगी डायमीटर बढ़ेगा कम होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली? अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, डाउनवर्ड। जब भी डायरेक्टली होता है तो क्या आता है? तो आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, एक्स पे लोगे 5, 10, 20, 25 से 40 तक, 5 का गैप, ये घर से बना के लोगे ग्राफ पे। वाई पे क्या लोगे? डायमीटर लोगे वाई पे कि नंबर ऑफ रिंग्स लोगे? रिंग्स ले लो आप, बुक में ज्यादा जल्दी आंसर आएगा ना, समझ रहे हो? ओके, इन्होंने दोनों बनाने को बोला है, एक ही ग्राफ पे दोनों बना सकते हो तुम? बना सकते हैं हम। सिखाऊं, घर पे करके लाओगे, समझ पाओगे? इतना दिमाग बढ़ गया तुम्हारा कि नहीं? कब? 9th में कि 10th में जाके? यू विल ट्राई योर बेस्ट। हामिद बोल दमन,
अब मैं बोल रहा है ये, जल्दी बता। 9th में देखो जी, आपको क्वेश्चन ने बोला है एक्स एक्सिस पे क्या करना है, क्या रखना है, बताओ भाई। Age of 3. तो यहां पे हम एज रख रहे हैं, इन ईयर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से। तो आप ग्राफ पेपर लोगे घर पे, 5, 10, 4 कह रहा है, बताओ। अब बाकी दोनों जो है वो वाई एक्सिस बनने हैं भाई, समझ ले, फिर तुम्हें दोनों का एक्स्ट्रा आना पड़ जाता। सर ये तो हमको आ ही नहीं रहा। आज बाकी बच्चे फिर भी टिके हुए, तुम दोनों नहीं टिक रहे आज। हाँ जी, डायमीटर भी आपको वाई पे लेना है और रिंग्स भी आपको वाई पे लेनी है। डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में और रिंग्स तो नंबर में ही होती हैं। आप ये देखो, डायमीटर का डाटा 4 से लेके सबसे मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 40 तक, और ये भी 40 तक जा रहा है। तो हम 5 का गैप लेंगे, हमारी मर्जी है, 4 का लेंगे, हमारी मर्जी है। हम एक कोई गैप ले सकते हैं, मान लो 5 का लेते हैं, 5, ठीक है जी। अब सबसे पहला है 5 पे, अगर मैं डायमीटर बनाऊंगा तो खाली डायमीटर प्लॉट करूंगा, साथ में वो नहीं देखूंगा। पहले मैं डायमीटर और एज चेक करो, 5,4 है कि 4,5 है, चेक करके बताओ। कैसे पता, 5,4, ये ना 5, 4 यहाँ पे होगा, एक पॉइंट मिल गया। फिर है 10, यहाँ पे होगा, 10 से थोड़ा नीचे, बिल्कुल बीचों बीच मत कर देना। फिर है आपका 20,24, तो 20 ऐसे हल्का सा कम होगा, है ना। जब ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लोगे तुम, इन सारे पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, स्केल से ऐसे करके ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है, डायमीटर वाला, तो यहां लिख देना डायमीटर। दूसरा ग्राफ आपको बोल रहा है, अब कौन सा पॉइंट लोगे, 5,4,5 नहीं, 5,5। सर एक्स पे एज ही है अब भी, अच्छा, खाली दिमाग भी लगाना ना कि बुक भी लगानी साथ में। तो यहाँ पे एज ही रहेगी, तो एज हमेशा क्या रहेगी, एक्स एक्सिस। अब है पॉइंट है 5,5, समझ आ रहा है तेरे को। दूसरे कलर से कर लो, मैं डॉटेड लाइन बनाने वाला हूँ वैसे तो। 10, 20, ये 20, यहाँ पे आएगा। अब मैं इसको डॉटेड लाइन से या अलग कलर से क्या कर दूंगा, ये अलग से लाइन बन जाएगी, ठीक है ना। आपके 2 ग्राफ बनेंगे, घर पे आपने बना के लाना। फिर इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं, वो 3 क्वेश्चंस का आंसर ग्राफ बनने के बाद ही कर पाएंगे हम लोग। क्लियर हो गया, कर लोगे, ग्राफ पेपर ले लेना। ये प्लॉट पूरा एंड तक करके दिखाना है मेरे को, सबके ग्राफ होने चाहिए परसों तक, ठीक है। अभी होमवर्क डाल देगी लास्ट में, रुक जा, अभी बाद में देखो कुछ और ना हो जाए। अगला क्वेश्चन देखने वाला जो है वो 8th है। ये बात याद रखना है, ग्राफ प्लॉट करके लाओगे ना तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ लिखे हैं। ऐसे और क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकता है, ये कर लेंगे तो वो भी कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। क्वेश्चन 8, इन अ फॉरेस्ट, फोटो बनी हुई है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द ट्रीज वॉर सिवियरली डीबार्ग्ड। डीबार्ग मतलब कौन सा टिश्यू की बात हो रही है, कौन से टिश्यू की बात हो रही है डीबार्ग्ड में, उसकी वो तोड़ देगी बाक, छील दी गई। डीबार्ग्ड के लिए मेरे हिसाब से इसमें चाहिए कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोडक्टिव टिश्यू। प्रोडक्टिव टिश्यू में कॉक्स सेल रैपिड में पढ़ा था ना, तो कॉक्स सेल में बाक ऑफ द ट्री आया था कि नहीं आया था, वो होगा मेरे को लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। एलिफेंट टू मीट इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स बाय द बाक इन is as the bark is the rich source of nutrients. Based on your learnings, answer the following. फोटो ऐसी बेकार दी हुई है, किस काम की नहीं है वो। Which functions of the tree are hampered by debarking? जब वो कॉक्सेल का डीबार्क कर दिया गया है तो कौन से फंक्शंस ऑफ टी अब हैम्पर हो चुके हैं? तो इसमें आपके प्रोडक्टिव टिश्यू वाला जो आंसर है वहां से मिलेंगी चीजें।
बाकी के नोट्स कहाँ गए? नोट्स ही गायब हो गए। ये लो, प्रोडक्टिव टिश्यू क्या क्या काम कर रहा है। जब वो डीप आर्क हो रहा है तो क्यूटिकल अगर होता तो क्या हो गया? रिमूव हो गया। एपिडर्मिस क्या हो गया? रिमूव हो गया। जब एपिडर्मिस रिमूव होगा तो स्टोमेटल पोर्स भी क्या हो गए? हट गए। जब कॉक सेल डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज थे, रेजिन एंड टैनिन्स भी हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रोडक्टिव टिश्यू हटने से इट प्रोटेक्ट्स द मैकेनिकल, लेकिन ये बाग हो गया ना, डी बाग। अब प्लांट या ट्री मैकेनिकल डैमेज आराम से हो सकता है कि पतला हो गया वो। एंट्री ऑफ डिजीज, अब तो देखो आपकी मर्जी, यहां से रन करो, आपकी मर्जी। अगर हमने ये रन कर लिया तो अब ये काम नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऊपर की एपिडर्मिल लेयर क्या होगी? कट गई है। तो ये था प्रोडक्टिव टिश्यू, प्लांट को प्रोटेक्ट करता। अब ये टिश्यू प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये टिश्यू क्या हो गया? रिमूव कर दिया एलिफेंट ने। यहां पे जो आंसर मैं रीड करता हूं, द बार्क ऑफ द ट्री इज मेड ऑफ कॉक सेल विच आर डेड सेल्स। समझ आ रहा है भाई? दैट फॉर्म द आउटर मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर ऑफ द ट्री। When the bark is removed, the tree loses the first epidermal line of protection. The tree becomes exposed to mechanical injury. आ गया। Attack by pathogens, parasites. सेम यही बात नहीं लिखी, एक और एक दो। अब ये काम होंगे, पहले ये नहीं हो रहे थे क्योंकि कौन रोक रहा था? एपिडर्मल टिश्यू रोक रहा था। अब वो रिमूव हो चुका है। एक्सेसिव वाटर लॉस, क्योंकि क्यूटिकल भी क्या हो चुका है? क्यूटिकल क्या करता है? एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकता है। अब वो भी, मतलब ये तीनों पॉइंट्स इन्होंने लिख दिए। ये अब जो प्रिवेंट हो रहे थे वो क्या होंगे? प्रिवेंट। तो आंसर कैसे मोल्ड करना है अभी आपके हाथ में। आप गधों की तरह, 8 की तरह क्वेश्चन आंसर मैडम के लर्न करोगे, वो भी लर्न करोगे, ये भी लर्न करोगे, या आप स्मार्ट हो, आपको ये समझ आ गया कि आंसर तो यही था। अगर मैंने ये लर्न कर दिया तो इसी की लैंग्वेज क्या करनी है। अगर इंपॉर्टेंस आएगी तो ये, नीड आएगी तो भी ये हटा दिया गया तो ये नहीं होगा। आंसर तो यही था ना। आगे और भी लिखा है, डैमेज फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर, द प्रोटेक्शन फंक्शन ऑफ डर्मल टिश्यू या एपिडर्मल टिश्यू इज कंप्लीटली लॉस्ट। बात समझ में आई? क्वेश्चन कैसे मोल्ड हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन जी, विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाय फर्दर डैमेज टू द ट्री ट्रंक आफ्टर डीबार्किंग। कौन सा प्लांट टिश्यू फर्दर अफेक्ट होगा? सोचो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ ले। अरे सो रहे हो, 8 का सेकंड पार्ट देखो, उसको दिखा रहा था, वो सो रहा है, खुद देख क्या कर रहा है। हाँ जी, कह रहा है डीबार्किंग के नुकसान क्या हो? ये 3 पॉइंट्स। डीबार्किंग के बाद फर्दर कौन सा टिश्यू ऐसा है जो हमारा खराब हो सकता है? सोचो। मेरे को लग रहा है एक तो फ्लोएम खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे भाई देख, डीबार्किंग में स्टोमेटा भी खत्म हो गया। स्टोमेटा लीव्स के अंदर होता है। जब वो फ्लोएम क्या हो जाएगा? फ्लोएम वाला अब फूड सारे प्लांट्स को नहीं। अगर ऊपर का एपिडर्मिस होगा तो ट्रांसपिरेशन पुल हो रही है? अब नहीं। अगर ट्रांसपिरेशन पुल नहीं हो रही तो जाइलम काम कर पाएगा? तो एक टिश्यू खराब हुआ, प्रोडक्टिव टिश्यू, सारे टिश्यू क्या होंगे अब? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक छोटी सी बात बताओ, प्लांट को, सॉरी, ट्री को डिबार्क किया गया है, साइडों से किया होगा, ऊपर से किया होगा? एलिफेंट ने साइडों से। साइडों में कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है? थिकनेस वाला, लेटरल। तो पहले डिबार्क किया होगा तो अंदर से लेटरल टिश्यू भी क्या हो गया होगा? जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में था वो क्या हो गया होगा? डैमेज हो गया होगा। अब ट्री मोटा नहीं होगा, ट्रांसमिशन पुल नहीं होगी, रूट से जाइलम पानी ऊपर, धीरे धीरे ट्री क्या हो जाएगा? तो एक बाग छीनने से हमारे 3 टिश्यू का नुकसान हो जाएगा, ट्री मर जाएगा धीरे धीरे। समझ आया? या उसकी बाग दोबारा से रीग्रो हो जाए। समझ पा रहे हो क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखना कैसे है? अगला क्वेश्चन जी, विच फंक्शन ऑफ द ट्री वुड बी हैम्पर्ड इफ द टिश्यू बीनीथ द बार्क ट्री वर। ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? बीनीथ द बार्क ट्री, बीनीथ उसके नीचे, लेटरल मेरिस्टम, मेरिस्टम पहले फ्लोएम फिर मेरिस्टम। आगे अगला क्वेश्चन, ये क्या एजम्पशंस हैं? क्या एज्यूम किया आपने? तो बेकार क्वेश्चन, छोड़ दो इसको बेशक।
हमने खुद अज्यूम कर, जो मर्जी अज्यूम कर ले हम, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि ट्री एलिफेंट ने हल्का सा डैमेज किया होगा, ज्यादा नहीं होगा, एक साइड से, क्योंकि एक साइड तो बच गया ना, हमने अज्यूम किया पूरे खा गया वो। इसमें दोनों आंसर लिखे हैं, बताओ, एक बात है। ऐसे क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं जब आपको टिश्यू चैप्टर लर्न हो जाएगा ना, तब। आगे जी, अमरपाली या अमरापाली जो भी है, ऑब्जर्व दैट अ यंग मैंगो सैपलिंग स्टेम बेंड्स फ्लेक्सिबली ड्यूरिंग मॉनसून विंड्स एंड डज नॉट, वो बेंड, वो आंधी तूफान में झुक जाती है पर टूटती, वो झुकना ही तो उसको टूटने से बचा रहा था। तो कौन सा टिश्यू हमको देता है फ्लेक्सिबिलिटी? कॉलनकाइमा। तो इसका आंसर में वही लिखा हुआ है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल, क्या नाम है? कॉलनकाइमा। प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट इट वाज इफ इट वाज रिप्लेस्ड बाय स्क्लेरेंकाइमा। बड़ा इजी आंसर है। अगर कॉलनकाइमा को रिप्लेस कर दोगे स्क्लेरेंकाइमा, अब ये क्या होगा? डेड सेल। ये क्या हो जाएगा? हार्ड। अब जब विंड आएगी तो क्या होगा? टूट जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बाई चांस क्वेश्चन बन के आ गए तो ये आंसर बुक में क्या लिखोगे? कॉलनकाइमा लिख लो बुक में ब्रैकेट में। बाकी बड़ा आंसर तो ऑल इन वन में है ही है, क्यों लिखवाऊं मैं, टाइम बच रहा है हमारा। सोहन क्या कर रहा है? सोहन बता बिस्मन। एक्सपेरिमेंट देखो, नाम कितना बढ़िया रखा सोहन। दो कॉमन नेम है। हाँ, रोहन, सोहन, मोहन, ये क्या बात, क्या कर रहा है बिस्मन? हिंदी में बता। Where he use cuttings to grow sugar cane, शुगर केन की कटिंग्स यूज कर रहा है। मतलब एक शुगर केन जो पूरा वेल ग्रो था, उसकी कटिंग, उसको काट काट के उसकी जो कटिंग है, मान लो उसको तोड़ दिया, दो टुकड़े हो गए, इन दोनों टुकड़ों को, स्टेम्स को मैंने जमीन में क्या कर दिया? ग्रो। मेरे को ये चेक करना है कि कटिंग से शुगर ग्रो होगा कि नहीं होगा, खाली कटिंग से ही, बस यही देख रहा था वो। ही यूज 2 टाइप्स ऑफ कटिंग्स, एन टाइप एंड बी टाइप। फोटो दिख रही है आपको? मेरी क्लियर नहीं है। एन टाइप में क्या है? ए टाइप में सिर्फ पतली है, और बी टाइप में वो एक ग्रूव सा बना हुआ बीच में। पता नहीं क्या है ये, फोटो नहीं दिख रही, आंसर कैसे करेगा? आफ्टर फ्यू वीक्स द टाइप बी कटिंग स्प्राउटेड एंड डेवलप्ड इनटू द शुगरकेन प्लांट। वो कह रहा है कुछ हफ्तों बाद टाइप बी जो है वो तो ग्रो हो गया, लेकिन टाइप एन ग्रो नहीं हुआ। अब रीजंस, व्हाई वर द टाइप बी कटिंग्स एबल टू ग्रो एज शुगरकेन बट टाइप ए, अभी ऊपर एन था, अच्छा मेरे में एन लिखा पागलों ने, टाइप ए कुड नॉट। बताओ, हाँ जी आप बताओ। जो टाइप बी है उसके अंदर वो एक ग्रूव सा बीच में बना हुआ है, जो कि वो एरिया है जिसके अंदर वो एक ऐसा टिश्यू है जो एपिकल टिश्यू को भी काट के वो रीजनरेट और ग्रो। कौन सा टिश्यू होता है जो एपिकल को काटने के बाद बीच में काम आता है ग्रोथ के? इंटरकैलरी। क्या क्या बोला? हाँ, इंटरकैलरी। अगर एपिकल की टिप्स काट दी गई तो इंटरकैलरी नॉट्स के बीच में लगता है। इसमें शायद कुछ दिखाया होगा कि नॉट्स होंगे, दो इंटर नॉट दिखाया है, कोशिश की कि दो नॉट यहाँ से और यहाँ के बीच का है। अगर ये मैं टिप काट भी दूं तो यहाँ और यहाँ का टिश्यू क्या कर लेगा? ग्रो करेगा, उससे प्लांट की लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी बढ़ेगी। तो टाइप बी के अंदर हमने एपिकल काटने के बाद भी इंटरकैलरी नहीं काटा, जिससे वो ग्रो हो गया। ठीक है, व्हाट डिफरेंस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी एंड टाइप ए? टाइप बी कंटेन नॉट्स, उसमें इंटरकैलरी था, टाइप ए में इंटर नॉट नहीं था। तो ये तो बढ़िया आंसर है, ये क्वेश्चन खुद कर लेना। चलो अब करेंगे एनिमल सेल। अब इसके बाकी क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं वो है सारे नहीं, वो तो है, एक क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 15, 3 क्वेश्चन बचे हैं, वो लॉन्ग आंसर है, लेकिन वो आंसर मैंने अभी चेक करे हैं, सेम नोट्स वाले हैं। जब भी आप लर्न करोगे, चाहे मोशन आपके एग्जाम में आ रहा है, चाहे मिक्सचर आ रहा है, चाहे सेल आ रहा है, एनसीईआरटी के बगैर मत जाना, उसके आंसर नोट्स में भी हैं और यहाँ भी हैं। कुछ क्वेश्चन बड़े कॉमन से, उसका आंसर यहाँ से लर्न मत करना, कहाँ से कर लोगे? क्योंकि सेम लैंग्वेज लर्न करके काम चल रहा है तो काम इजी हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसे 10th के बच्चे हैं, उनको हम ये नोट्स नहीं प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए बुक अच्छी है हमारे पास, लखमीर सिंह से मार्क कराते हैं, बुक में मार्क कराते हैं। अब बुक में मार्क करा दिया, उस बुक के अंदर भी क्वेश्चन आंसर अपने भी है। उसके अलावा हम एक्स्ट्रा बुक परचेज करते हैं, यू लाइक, उसमें प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन होते हैं। अब हम बच्चों को स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि उस बुक के सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं आपने, सारे नहीं जो बोर्ड्स में आ रखे हैं, उस पर लिखा होता है कौन से किस साल बोर्ड्स में है, क्वेश्चन वही देखना है, लेकिन आंसर वही है जो मैंने मार्क करा दिया। तो आपने क्वेश्चन यहाँ से देखना है, लेकिन ट्राई करना है कि आंसर कहाँ से मिले, यहीं से मिल जाए। एक ही आंसर 3-4 क्वेश्चनों का बन जाएगा, याद कम करना पड़ेगा।
ठीक है जी, अब आ जाओ एनिमल टिश्यू पे। मैं बोर हो गया एक्चुअली, कुछ नया पढ़ने का मन है। जाओ भाई। हेलो, सत श्री अकाल जी। हाँ जी बोलो। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं भेजता हूँ उसको बाहर। नहीं नहीं, मैं बाहर भेजता हूँ उसको। अर्श, मम्मी बाहर आई है, मेरे को बुला रही थी। मैं कहा नहीं, अर्श से मिल लो आप। मैं कहा मैं आऊंगा तो काम खराब हो जाएगा। अरे बाहर है, चाबी चाहिए उनको। यही था ना। देखो जी, एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। पहला टाइप है एपिथेलियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिथेलियल? बता अभी मेरे भाई, देख के बता ना। अबे एपिडर्मिस होता है। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी स्किन किससे बनी है? एपिथेलियल से ही वर्ड आया एपिडर्मिस, ठीक है ना। अगर मान लो स्किन की डिजीज होती है तो स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं पता है? डर्मेटोलॉजिस्ट ना। तो वो डर्मा मतलब क्या होता है? डर्मा टिश्यू मतलब एपिडर्मिस होता है, ठीक है। क्या हो गया भाई? डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि एपिडर्मिस। एंड ऑल्सो, भाई साहब कंप्लीट नहीं हुआ। एंड ऑल्सो लाइंस इंटरनल ऑर्गन का मतलब क्या होता है? अंदर की जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स है उनकी आउटर लाइनिंग जो होती है, स्टमक की, और स्टमक की शेप ऐसे होती है, गलत बन गई, जे लाइक होती है। तो ये जो लाइनिंग होगी, ये वाली, ये जो लाइनिंग है, ये किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से। ऐसे लीवर होगा, इसके नीचे लीवर बना होता है, वी शेप होता है, उसकी लाइनिंग भी किससे बनी है? एपिथेलियल टेल। हमारी बॉडी की आउटर स्किन और इंटरनल ऑर्गन की स्किन किससे बनी है? एपिथेलियल। सच एज माउथ, लंग्स। छुट्टी है, बात कर ले भाई। मम्मी कह रही गली में ही हूं मैं। अब घर के नीचे नहीं, उनको घर पता नहीं होगा ना एक्चुअली, और घर पता होगा उनको, मैंने मिला दिया। लंग्स, ब्लड वेसल्स। व्हाट आर ब्लड वेसल्स? हमारी बॉडी में कितने ब्लड वेसल्स हैं? क्या हो गया? शेयर द जोक। बैग टंगा होगा ना, बैग टंगा रहता गिर जाती है। ये बैग का वेट है। नहीं नहीं, बैग वो क्यों गिराएगी? वो बिस्मिल से पंखे लेगी, तेरे से क्यों लेगी भाई? लड़ो लड़ो। बैग आगे तुमने बांधा हुआ है ना, इससे गिर जाती है। मेरे को ब्लड वेसल्स बताओ, कितनी तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं? आर्टरीज, कैपिलरीज। 3 तरह के होते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 10th क्लास में। एंड इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन कितनी होती है? स्मॉल एंड लंबी। कौन सी होती है? स्मॉल, लंबी होती है। देख, सबको पता तेरे अलावा, सब पढ़ते थे पिछली क्लास में, सबने कुछ ना कुछ दिमाग किताबें खोली तेरे। क्या? तो ये डाउट पहले क्यों नहीं आया 7th क्लास में, 8th क्लास में? स्मॉल पतली होती है लेकिन लंबी होती है, लार्ज चौड़ी होती है लेकिन लंबी नहीं होती है। समझ गए? स्मॉल के फोल्ड्स होते हैं बहुत सारे बॉडी के अंदर, ऐसे ऐसे। आगे बढ़े। सांप लाइक स्ट्रक्चर। बड़े सांपीले हो रहे हो तुम। हाँ जी मनकीरत, आगे पढ़ियो बेटा। फोटो देखो जी, एपिथेलियल सेल्स की फोटो देखो। ये बने 5 तरह की। फिगर 3. ये क्लोजली पैक दिख रहे हैं। सबसे पहला जो ए पार्ट दिख रहा है ना, यो वाली, वो बाद में बताएंगे लंग्स का कि नहीं है। उसको वो सिंपल सा है ना, उसको स्कैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको नाम याद नहीं करने, वैसे बता रहा हूँ। जो मैंने वो नाम लिखे थे, सिंपल, ये सिंपल है, बहुत पतला सा है। ये हमारी बॉडी की जो पतले पतले ऑर्गन अंदर के होते हैं उनमें होता है। लंग्स बहुत पतले होते हैं, उसमें एल्वियोली होता है उसके अंदर, लंग्स के अंदर वो, हाँ, एल्वियोली सैक्स जो होते हैं। फिर ऊपर बाकी देखो, फिगर नंबर सी देखो, उसमें आपको बहुत सारे
वो दिख रहे हैं स्ट्राइप दिख रहे हैं, वो स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं उसको, स्ट्रेट स्ट्राइप दिख रही है स्ट्रेटिफाइड। फिर आप चेक करो फिगर नंबर डी और ई, क्यूबॉइड्स बने हैं उसको क्यूबॉइडल बोलते हैं, साथ में पैचेस भी है तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। फिगर बी और डी चेक करो, फिगर बी और डी में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, वो क्यूबॉइडल स्कैमस हो जाएगा। तो आपको कुछ याद नहीं करना, खाली बता रहा हूं कि ये 5 तरह के एपिथेलियल सेल्स आपके सिलेबस में। अब आप सब में चेक करोगे वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम है, सारे सेल चिपके चिपके होंगे साथ में, क्यों ऐसा? बिल्कुल जगह रोकनी है कि फालतू सामान घुसता रहेगा बॉडी के अंदर। अगर ऐसा हो तो एयर में CO2 है, यहां चली जाएगी अंदर, यहां चली जाएगी अंदर, कान चली जाएगी अंदर, ऐसा होता है? सिर्फ O2 ही जाती है कि हम इनहेल करते हैं। हम जब इनहेल कर रहे हैं तो CO2 नहीं जा रही, O2 जा रही है, कुछ तो चक्कर है ना भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना। यहाँ पे इस टाइम CO2 भी है, O2 भी है और डस्ट पार्टिकल्स भी, आर्गन है, सब कुछ है एयर में। तो पर हम जब इनहेल करते हैं लेकिन O2 ही अंदर जाती है, बाकी कुछ जाता नहीं है। एक O2 जा रही है, एक साथ पोल्यूशन जा रहा है, वो लंग्स को क्या करता है? पैसिव क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे टिश्यूज कुछ चीज फिल्टर नहीं कर पाते हैं, वो है पोल्यूशन। सबसे ज्यादा गंदा जो लंग्स है ना वो दिल्ली वालों के हैं, क्योंकि हमारे दिल्ली में एक ब्लैंकेट हो चुकी है पोल्यूशन की, हर 12 महीने होती है वो, ठीक है। एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा हार्मफुल है पैसिव स्मोकिंग, पता है बाद में? मतलब बता उसको। जो खुद स्मोक कर रहा है उससे ज्यादा हार्मफुल है जो साथ में खड़ा है लेकिन धुआं इनहेल कर रहा है वो। इसलिए कई बंदा स्मोक करे वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक्टिव स्मोकिंग तो धुआं बाहर फेंक रहा है, उसकी खुद के ऊपर तो आ नहीं रहा, मेरे ऊपर रहा है या किसके ऊपर रहा है या इसके ऊपर रहा है। तो वो धुआं जो है वो बड़ा गंदा धुआं होता है, इनहेल नहीं करना चाहिए। वो हमारे लंग्स में जाके पता है कहां तक जाके अटकता है? एल्वियोली में। हमारे लंग्स का जो एंड पॉइंट है वो एल्वियोली। एल्वियोली बहुत पतले से गुब्बारे होते हैं, बहुत फाइन। अब वहां से O2 जानी थी ब्लड के अंदर, लेकिन वहां पे पोल्यूशन क्या कर दिया? जमा हो गया। अब O2 जाएगी, चोक हो गया ना वो जगह, तो अब O2 जा पाएगी? लंग कैंसर, उसका इलाज ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। जो स्मोक करता है उसको तो होता ही होता है, साथ वालों को अलग, घर वालों को अलग हो जाता है। तो गंदा ही इलाज है ना, कीमो कौन सा बढ़िया इलाज है, बड़े मजे आते हैं उसमें ऐसे। और उसके बाद भी इलाज करके भी इंसान बच नहीं जाता, वो दोबारा रिवाइव होता है वायरस, ठीक है जी। अब इसका टेबल पढ़ के छुट्टी करनी है, बुक से ही टेबल पढ़ना है जी, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ बनाया नहीं है। सेम अगर कुछ इजी बनाता तो बढ़िया होता, लेकिन बुक का मेरे को अच्छा लगा। बुक में आपको अलग अलग टिश्यू के शेयर करना, बुक फंक्शंस लिखे हैं, उनका स्ट्रक्चर लिखा है। और अब आपको नीचे 5 फोटो दिखी है। सबसे पहले फोटो नंबर ए, सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स। पहले बीच का पार्ट पढ़ा है मैंने, दिख गया। अब लेफ्ट, ये क्या काम करता है? वेयर इज द बुक? बताओ। हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिपिड्स एंड, अगर ये इतना पतला है तो इसमें गैसेस का डिफ्यूजन पॉसिबल है कि नहीं? है ना। तो ये थिन और फ्लैट सेल्स हैं, ये क्या डिफ्यूज करते हैं? लिक्विड्स एंड गैसेस। जब, और ये कहां पे होते हैं? लाइनिंग ऑफ टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स एंड, तो लंग्स के अंदर गैसेस O2 CO2 अंदर बाहर जा रही है, एल्वियोली तक जाके वहां से O2 क्या होती है? ब्लड में जाती है, और ब्लड से CO2 वापस किस में जाती है? एल्वियोली के अंदर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पतली पतली होती है एल्वियोली, गोल गोल ऐसी होती है एल्वियोली, ये लंग्स के अंदर होती है। अब इसके अंदर O2 है, यहां से निकले, एल्वियोली जब निकलेगी इसके नीचे ब्लड वेसल आएंगे, ब्लड कैपिलरीज, यहां से O2 निकल के इसके अंदर कैसे आ गई? डिफ्यूजन। अब ब्लड पूरी बॉडी में हर सेल में घुसता है, वहां पे होती है रेस्पिरेशन। O2 किस में कन्वर्ट होती है? पहले बताओ व्हाट इज रेस्पिरेशन? हाँ, O2 से CO2 रेस्पिरेशन नहीं होती, ब्रीदिंग होती है। पर O2 और CO2 कन्वर्जन मतलब ब्रीदिंग भी उसका रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। तो सेल के अंदर O2 किस में कन्वर्ट होगी? CO2 में। अब वो CO2 वापस कहाँ आ रही है? एल्वियोली के अंदर। तो ब्लड वेसल के अंदर से वापस किस में जाएगी? एल्वियोली के अंदर, विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये बड़े पतले पतले सेल होते हैं जो यहां से यहां और यहां से यहां काम करवा रहे हैं। इसको बोलते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस का डिफ्यूजन, ठीक है जी। फिगर नंबर 2 देखो, क्या ये पतला सेल है? ये तो बहुत मोटा सा है ना। बी पार्ट बेटा,
एक ही फिगर में सारे कुछ है। मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स, दिख रहा है इसमें आपको बहुत लेयर्स हैं। द आउटर सेल्स आर फ्लैट एंड टाइटली पैक, होते कहां पे है? स्किन में है, हमारी नॉर्मल स्किन जो ये वाली है, माउथ में है, एंड इजोफेगस। व्हाट इज इजोफेगस? फूड पाइप। विंड पाइप नहीं, विंड पाइप जिसने बोला गलत है, उसको ट्रैकिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इजोफेगस। फूड पाइप मतलब फूड पाइप के अंदर है, माउथ के लाइनिंग के अंदर है, और पूरी स्किन जो है वो इससे। अब देखो स्किन का टिश्यू ए पार्ट ना होके बी पार्ट है, मोटा वाला। स्किन का टिश्यू ऐसा नहीं है, वो बहुत ऐसा है। वाई? क्योंकि स्किन इतनी पतली बना दोगे तो जल्दी बर्स्ट हो जाएगी, जल्दी फट जाएगी। सन की गर्मी से ही हमको सनबर्न हो जाया करेंगे, पर हमारी स्किन आंधी तूफान बारिश से लड़ पाती है क्योंकि वो टिश्यू बहुत लेयर्ड है, बहुत अलग अलग लेयर्स है इसके अंदर। फंक्शन, प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग टिश्यूज, इसके नीचे वाले टिश्यूज जो है उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। स्किन के अंदर है मस्कुलर टिश्यू, स्किन के अंदर है कनेक्टिव बोन टिश्यूज, स्किन के अंदर है नर्वस टिश्यू, स्किन के अंदर है आर्टरीज, वेन्स। सबको प्रोटेक्ट कौन करता है? ये वाला टिश्यू। ठीक है जी। फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, बाहर के बैक्टीरिया मेरे स्क्रीन पे अगर हैं, मैं इचिंग कर लूंगा, उनको रिमूव कर सकता हूं, पर वो अंदर जा पा रहे हैं? नहीं जा पा रहे। बाहर के अनवांटेड फंगस हमारी बॉडी में जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा। इसके बाद लिखा है मैकेनिकल इंजरी, अंडरलाइंग पार्ट। अगर मैंने अभी ऐसे जोर से मुक्का मारा, मेरी स्किन को हार्म होगा, लेकिन अंदर का टिश्यू मेरा क्या रहेगा? फिर भी सही रहेगा ना। अगर मेरा टिश्यू ये वाला होता तो मम्मी ने चपेट यहां मारने, निकलनी यहां से, इतना काम खराब हो जाता है हमारा। पर ऐसा होता है, चपेट पड़ती है, 2 मिनट गाल डालो तो ठीक हो जाती है फिर से। तो दिस टिश्यू इज वेरी यूजफुल मम्मियों की चपेट मारने के लिए। अगर ये ना होता तो मम्मी किसी को चपेट ना पड़ती, डिफ्यूजन हो जाती ना। वो तो चपेट यहां से गई और यहां से हवा निकल गई बाहर। मम्मी के लिए तो हार्मफुल हो गया, तुम ढीठ कैसे ठीक होते? सर एक डाउट है कि जैसे कि हम स्किन इतनी मोटी होती है, जैसे हम कई बार सीढ़ियों से गिर जाते हैं, सही पे चला तो खाली आउटर नुकसान होता है, अंदर नुकसान नहीं होता। हमें जैसे कई बार नील पड़ जाता है, बाहर की स्किन तो अंदर का टिश्यू संभाल रखा है ना इसने, वो उसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, कि वो स्किन का रिस्पॉन्स हुआ। कुछ चोट लगी, नुकसान तो होगा। जब हमें चोटें लगती है, ज्यादा नुकसान आउटर स्किन को होता है। अंदर के टिश्यू क्या होता है? बच जाते हैं, क्योंकि वो इतनी चौड़ी मोटा टिश्यू है। और अगर ये मोटा ना होता तो अंदर का टिश्यू क्या होता? खराब हो जाता। लेकिन बहुत ही जोर से लगती है तो अंदर बोन्स फ्रैक्चर होती है या लिगामेंट फ्रैक्चर होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हमारी बॉडी के शॉकर्स हैं, ये हमारी बॉडी को बाहर की इंजरी से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। सी पार्ट देखो, सी भी मेरे को मोटा चौड़ा बढ़िया लग रहा है, मोटा सा क्यूबॉइडल टाइप। सेल स्पेशलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंसेज, मे बी क्यूबॉइडल और कॉलमनार, इसमें कॉलम्स बने हुए हैं और क्यूबॉइड्स हैं। तो ये स्पेशल सेल है। ये क्या करते हैं? कहां पे होते हैं? पहले चेक करो। सलाइवरी ग्लैंड्स। वेयर आर सलाइवरी ग्लैंड्स इन अवर बॉडी? हमारे चीक्स के अंदर, बीनीथ द चीक्स, अंदर वाले साइड पे, जहां से सलाइवा जनरेट होता है, सिक्रीट होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स करते क्या है? दे सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा क्या करता है? स्टार्च इनटू शुगर में, सिंपल शुगर में कौन कन्वर्ट करता है? आप कुछ भी खाते हो, इमीडिएटली मुंह में पानी आता है, दैट इज सलाइवा। अगर वो ना आए तो चीजों को सॉफ्टन नहीं कर सकते, आप च्यू नहीं कर सकते। वो सलाइवा आपके कार्ब्स को सिंपल शुगर में क्या करता है? कन्वर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? साथ में ये स्वेट ग्लैंड्स के अंदर होता है, जहां से पसीने आते हैं हमको। थर्ड कहां का होगा? स्टमक की आउटर लाइनिंग पे। स्टमक में ना HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो आउटर लाइनिंग में टिश्यू है, इसको म्यूकस से कवर कर रखा है ताकि HCl स्किन के एपिडर्मिस को टच ना कर पाए। अगर टच कर जाए तो जख्म हो जाएगा। उस बीमारी का नाम है अल्सर, आपने सुना भी होगा। वो जिसके स्टमक को उसका HCl टच कर जाए, क्योंकि म्यूकस की आउटर लेयर क्या होगी? खराब होगी। वो खराब कैसे होती है? ज्यादा मसालेदार मिर्ची खाने से। जिसके घर में या जो ज्यादा तीखा पेरी पेरी खाने का शौकीन है, स्पाइसी, वो खा खा के म्यूकस क्या हो गया? खराब। म्यूकस की लाइनिंग जहां से फटेगी, HCl ने इमीडिएटली उसको क्या कर देना है? स्टमक को टच कर देना है। स्टमक को टच करती है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। ये 10th में इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। अल्सर, अब उसका इलाज बड़ा गंदा है, वो जिंदगी में रहता है। तो अल्सर होना बहुत खतरनाक बीमारी है, दर्द होती है यार। देखो
हमारी बॉडी में कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक। हम ज्यादा मिर्चियां खाएंगे, एसिड क्या होगा? प्रोवोक होगा, उसको बोलते हैं एसिडिटी। लेकिन हम फिर भी नहीं मान रहे, खाई जा रहे, खाई जा रहे। अब एसिड इतना ज्यादा बर्स्ट हो रहा है, इतना ज्यादा वार्म हो रहा है, वो खौल रहा है, वो म्यूकस की आउटलाइन को फाड़ देगा। और म्यूकस के एकदम बाद है स्किन। स्किन किसकी? स्टमक की। स्टमक की स्किन बहुत पतली होती है, किससे बनी? कॉलमनर टिश्यू से। इसको टच करते ही यहाँ पे क्या होगा? अगर एक एसिड मेरे हाथ पे लगेगा, स्किन बर्स्ट होगी ना, क्रोसिव होता है। सेम काम कहाँ पे हो गया? स्किन में, स्टमक की स्किन। यहां तो मैं लगा दूंगा कोई मेडिसिन या ऑइंटमेंट, वहां क्या करूंगा? बस मेडिसिन चलती रहेगी, दर्दें होती रहेंगी, होती रहेंगी। उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया आपके लिए तीखा खाना या मिर्ची खाना जहर है। उसके बाद वो खाएगा तो और बर्स्ट होगा। तो मत खाओ ना, कम खाओ ना, कभी कभी खाओ ना, रोज क्यों खाना? तीखा खाने वाला बंदा जिंदगी भर बीमारी होता है आगे जाके, एक एज के बाद। चलो बाकी बाद में करते हैं। लीक नहीं होता, फट नहीं जाता। ये बुक लो जी, इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ। एनिमल टिश्यू बहुत सिंपल है, लर्न करने मुश्किल है, पर समझने में सिंपल है।